कभी सोचा है कि एक गिरते हुए सेब और पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चांद, इन दोनों में क्या कॉमन है? असल में इन दोनों को चलाने वाली शक्ति एक ही है। इस पूरे विश्लेषण में हम मैकेनिक्स के उन्हीं आसान लेकिन बहुत पावरफुल नियमों को समझेंगे जो हमारे ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी हरकत को कंट्रोल करते हैं। ये सुनने में किसी बहुत बड़ी पहेली जैसा लग सकता है ना? पर मजे की बात यह है कि मैकेनिक्स की पूरी दुनिया बस कुछ मुट्ठी भर आइडियाज पर टिकी है। तो चलिए इन आइडियाज को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, किसी भी कहानी को समझने से पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है, और फिजिक्स की भी अपनी एक भाषा है। ये भाषा बनी है क्वांटिटीज और डायमेंशन से। असल में यही वो टूल्स हैं जिनसे हम मोशन यानी गति को ठीक ठीक बयां करते हैं। सोचकर देखिए, हम हर चीज को कुछ बेसिक यूनिट्स में नापते हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर या वजन के लिए किलोग्राम। बस यही हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि एंगल, जिनकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो सिर्फ कह सकते हैं कि एक रिश्ता बताती हैं। और ये है हमारा सीक्रेट वेपन, डायमेंशनल एनालिसिस। इसे फिजिक्स का स्पेल चेक ही समझ लीजिए। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि हमारे समीकरण सही हैं। जैसे हम सेब और संतरे को एक साथ नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स में लंबाई और समय को नहीं जोड़ सकते। सिंपल। ठीक है, तो अब जब हम फिजिक्स की भाषा जान गए हैं, तो इस भाषा का इस्तेमाल करके मोशन की कहानी को सुना जाए। चलिए देखते हैं कि चीजें आखिर चलती कैसे हैं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। मान लीजिए कोई एक गोल ट्रैक पर दौड़ रहा है। हो सकता है उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हो, पर अगर वो दौड़कर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0, क्योंकि उसकी असली पोजीशन तो बदली ही नहीं। अच्छा, अब मोशन को नापते हैं। वेलोसिटी का मतलब है कि कोई कितनी तेजी से अपनी जगह बदल रहा है, और एक्सेलरेशन वो तब होता है जब वेलोसिटी बदलती है, जैसे कोई गाड़ी तेजी से स्पीड पकड़ती है या फिर ब्रेक लगाती है। और ये रहा वो मैजिकल फॉर्मूला। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की ताकत देता है, कम से कम मोशन के मामले में तो देता ही है। इसकी मदद से हम एकदम सटीक कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती हुई कोई बॉल कितनी तेज होगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या होता है, पर क्यों? मतलब चीजें आखिर मूव करती ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है सर आइजैक न्यूटन के 3 जबरदस्त नियमों में। वो नियम जिन्होंने मोशन को लेकर हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि चीजें, कह सकते हैं कि नेचर से थोड़ी आलसी होती हैं। मतलब एक रुकी हुई बॉल तब तक रुकी रहेगी और एक चलती हुई बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स आकर उसे कुछ और करने पर मजबूर ना कर दे। इसी को इनर्शिया कहते हैं। अब आता है गेम चेंजर, दूसरा नियम, F=ma। ये हमें सीधी सी बात बताता है कि किसी भारी चीज को हिलाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा जोर लगाएंगे वो उतनी ही तेजी से स्पीड पकड़ेगी। है ना एकदम सिंपल? लेकिन सोचिए कितना पावरफुल है। और तीसरा नियम हमें एक बहुत मजेदार बात याद दिलाता है कि कोई भी एक्शन अकेला नहीं होता। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जब हम किसी दीवार को धक्का देते हैं, तो असल में दीवार भी हमें उतने ही जोर से वापस धक्का दे रही होती है। देखिए, बात सिर्फ फोर्स की नहीं है, बात यह भी है कि वो फोर्स कितनी देर तक लगा। इसी को कहते हैं इम्पल्स। सोचिए एयरबैग कैसे काम करता है। वो टक्कर के टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिससे टक्कर का फोर्स कम हो जाता है, और यही चीज किसी की जान बचा सकती है। अब बात करते हैं यूनिवर्स की 2 सबसे जरूरी करेंसी की, एनर्जी और मोमेंटम। ये वो चीजें हैं जो हर फिजिकल इंटरैक्शन में कह सकते हैं कि एक्सचेंज होती हैं। तो पहले है एनर्जी। जब हम किसी चीज पर वर्क करते हैं, जैसे किसी बॉल को फेंकना, तो हम असल में उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा वर्क, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, यानी उतनी ज्यादा स्पीड। ये एक सीधा सा हिसाब है। और हमारी दूसरी करेंसी है मोमेंटम, यानी गति की मात्रा। अगर एनर्जी ये बताती है कि कोई चीज कितनी एक्टिव है, तो मोमेंटम हमें बताता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है और उसे रोकना कितना मुश्किल होगा। दोनों मिलकर ही मोशन की पूरी कहानी बताते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात है, कुछ फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे ग्रेविटी। सोचिए, अगर सिर्फ ग्रेविटी होती तो एक पेंडुलम हमेशा हमेशा के लिए झूलता रहता।
लेकिन फ्रिक्शन जैसे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ये एनर्जी को गर्मी बनाकर चुरा लेते हैं और मोशन को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये नियम असल में कितने पावरफुल हैं। इन्हीं सिंपल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम एक घूमते हुए लट्टू से लेकर हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों के शानदार डांस तक सब कुछ समझ सकते हैं। जब चीजें सीधी लाइन में नहीं बल्कि घूमती हैं, तो हम फोर्स की जगह टॉर्क की बात करते हैं। ये एक तरह का ट्विस्टिंग फोर्स है। यही टॉर्क एक रिंच से बोल्ट को घुमाता है और यही टॉर्क है जो हमारी पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमाता रहता है। और जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो केपलर के नियम हमें एक कमाल का ऑर्डर दिखाते हैं। उन्होंने ही पता लगाया था कि प्लैनेट्स एकदम गोल चक्कर नहीं काटते, बल्कि अंडों जैसे यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसे वो किसी छुपे हुए मैथमेटिकल डांस को फॉलो कर रहे हों। पर सवाल वही था, क्यों? इसका फाइनल जवाब दिया न्यूटन ने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये एक ऐसा कमाल का आइडिया था कि जिस फोर्स ने सेब को पेड़ से नीचे गिराया, वही फोर्स चांद को पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट में बनाए हुए है। इस एक नियम ने जमीन और आसमान को हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो देखिए, हमने कुछ सिंपल नियमों से शुरुआत की और यूनिवर्स के काम करने का तरीका समझ लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये क्लासिकल नियम वहां जाकर जवाब नहीं दे पाते जब हम बहुत ही छोटी चीजों यानी क्वांटम लेवल या बहुत ही तेज स्पीड यानी रिलेटिविटी की बात करते हैं। तो आखिर में सवाल ये बचता है, अगर ये नियम यूनिवर्सल हैं तो इनकी हदें कहाँ हैं, और उन हदों के पार और कौन से राज छिपे हुए हैं?